नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 50 है, जो कि बेस्ड है पार्लियामेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी हो और काफ़ी अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहें। और एक क्वेश्चंस की सीरीज़ या प्लेलिस्ट कहिए, आप सभी के लिए बनाई जा रही है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ और एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वहाँ पे करके आएँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first. In which year was the office of the parliamentary secretary created first time in independent India? स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यालय किस वर्ष में बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1951, बी 1952, सी 1957, डी 1962। तो पहले टाइम पे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो ऑफिस क्रिएट किया गया था वो कब किया गया था, आपको इसका आंसर देना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, बी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, सी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, या डी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो आपको बताना है कि सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को किसके द्वारा प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट की संप्रभुता है उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लॉ पारित होता है तो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी लाके रख सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? आपके ऑप्शन हैं 1/1/1997, बी 15/8/1997, सी 26/1/2002, डी 13/5/2002। तो आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गोल्डन जुबली जो इंडियन पार्लियामेंट का वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 50वां ईयर किस दिन था इसका? वो था 13 मई 2002 को हम लोगों ने गोल्डन जुबली बनाया था इंडियन पार्लियामेंट का। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13 मई 2002। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रवादी नेता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी आर दास। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। और ये पहली बार स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुने गए थे। ठीक है, तो 1925 में ये एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, the chairman of the committee on public account is appointed by the speaker of the Lok Sabha. Second, the committee on public accounts comprises member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and a few eminent person of industry and trade. Which of the statement given above is are correct?
तो आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है और आप लोग ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दूसरा, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको मैं 5 to 10 सेकंड्स देती हूँ और आप लोग भी आंसर कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट comprises member of लोक सभा, member of राज्यसभा and a few eminent person of industries and trade, ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। तो इस तरीके से सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो ए इसका आंसर होगा 1 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, while members of the Rajya Sabha are associated with Committee on Public Account and Public Undertakings, member of Committee on Estimates are drawn entirely from Lok Sabha. दूसरा statement, the Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Third, the Minister of Parliamentary Affairs nominates member of Parliamentary on committee, council, boards and commission etc. set up by the Government of India in various ministry. Which of these statement are correct? आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से जुड़े होते हैं, बल्कि अनुमान समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से आते हैं। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्रालय समग्र के तहत काम करता है, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का निर्देश होता है। और तीसरा, संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित समितियां, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि पर संसद सदस्यों को नामांकित करता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वाइल मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी होती है, इसमें इसके कुछ मेंबर्स हम लोग राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी होती है, इसके सारे के सारे सदस्य जो हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है वो किसके अंतर्गत काम करता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट on committees, council, boards and commission etc. set up by the government of India in various ministry. ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो भी लेंदी स्टेटमेंट्स हुआ करें या इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हुआ करें, उनको आप लोग 1-2 बार रीड जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स के ऐड होने से ही या कुछ वर्ड्स के रिमूव होने से इस पूरे स्टेटमेंट का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है और स्टेटमेंट सही गलत में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी देखिए, 1, 2 and 3। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैबिनेट कमिटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कमिटी एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Statement 2, cabinet committees are set up by the Prime Minister according to the existence of the time and requirement of the situation. Statement 3, if Prime Minister is the member of committee, he may not necessarily be the chairman of committee. Statement 4, Parliamentary Affairs Committee is chaired by the Prime Minister. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें
और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कथन पहला क्या कह रहा है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन दूसरा, कैबिनेट समितियां समय की आवश्यकता और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं। कथन तीसरा, यदि प्रधानमंत्री समिति का सदस्य है तो जरूरी नहीं कि वह समिति का अध्यक्ष भी हो। कथन चौथा, संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी कैबिनेट कमेटी के बारे में। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कैबिनेट समितियां समय की आवश्यकता और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उस हिसाब से कैबिनेट कमेटी का निर्माण कर दिया जाता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री समिति का सदस्य है तो जरूरी नहीं कि वह समिति का अध्यक्ष को, ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट का कह रहा है कि संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट कमेटी जो होता है पार्लियामेंट्री अफेयर, वो किसके द्वारा चेयर की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चेयर की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की जाती है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3rd एंड 4th आर फॉल्स। तो डी इज द राइट आंसर। सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, बी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, सी एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, डी कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, सरकारी आश्वासनों पर समिति। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जहां पे कोई भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है या कोई भी राज्यसभा के सदस्य उस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टीमेट कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आपके ऑप्शन हैं ए पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है अपनी रिपोर्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सबमिट करती है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन द? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पे? आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट्स ऑफिस, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज? संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के वित्तीय खाते और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना,
बी टू अपॉइंट ऑन हायर पोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना। सी टू एग्जामाइन द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्रोविजन, वित्तीय प्रावधान के अनुसार नीति का परीक्षण करना। डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका मेन फंक्शन होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी के मेंबर्स का। 13 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज द फॉलोइंग मेंबर्स, गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित कितने सदस्य होते हैं? आपको जो कोड दिया गया है उससे सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो टोटल जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो कंसिस्ट होती है कितने लोगों से? 22 मेंबर से। उसमें जो 15 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकसभा से, और बाकी जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं। तो 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से, तो टोटल 22 हो जाएंगे। तो 22, 15 और 7, देखिए 22, 15 और 7 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक अकाउंट कमिटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो 14th का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट फर्स्ट consists of not more than 25 member of the Lok Sabha. Second, scrutinizes appropriation and finance account of the government. Third, examine the report of the Comptroller and Auditor General of India. Which of the statement is given is are correct? तो आपसे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा पर संसदीय समिति, लोक लेखा पर संसदीय समिति में लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करता है। तीसरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये काम करती है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अफेयर। और तीसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, ये भी इसका मेन काम होता है। ठीक है, अब जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है इसमें कह रहा है कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है क्योंकि इसमें 25 मेंबर्स की ये बॉडी होते हैं। जो इसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 7 जो आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 एंड 3। 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। निम्न भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामांकित करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड द प्राइम मिनिस्टर, सी द प्रेसिडेंट, डी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो 16th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा के अध्यक्ष। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामांकित करता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, आपको बताना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एडहॉक कमेटी है कि स्टैंडिंग कमेटी है कि फाइनेंशियल कमेटी है, फंक्शनल कमेटी है। ऐसी कमेटी ऑन पेटिशन, ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कीम एंड डिपार्टमेंटल कमेटी। तो इसमें से आपको मिलान करना है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये कौन सी किस टाइप की कमेटी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी किस टाइप की कमेटी आती है? ये एक फाइनेंशियल कमेटी है। तो इस तरीके से पहले का क्या हो जाएगा? थर्ड। दूसरा क्या कह रहा है? कमेटी ऑन पेटिशन, ये किस टाइप की कमेटी है? ये फंक्शनल कमेटी है। कमेटी ऑन पेटिशंस ये फंक्शनल कमेटी है।
अब ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम ये अडहॉक कमेटी है, जब जरूरत पड़ती है तो इसको क्रिएट किया जाता है। ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट ये अडहॉक कमेटी है। और डिपार्टमेंटल कमेटी ये कैसी है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। तो इस तरीके से ए का हो गया 3rd, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। 18th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमिटी, सेकंड एस्टिमेट कमिटी, थर्ड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। चूज योर करेक्ट फ्रॉम कोड गिवन बिलो। राज्यसभा के सदस्य किससे संबंधित नहीं है? पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो नीचे दिए कोड से आपके उत्तर का चुनाव करना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरी लायक एस्टिमेट कमेटी में कोई भी मेंबर राज्यसभा से एसोसिएटेड नहीं होता, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से भी लिए जाते हैं। तो 2 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ओनली 2। तो 19th का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी एस्टिमेट्स कमेटी, सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डी कमिटी ऑन पेटिशन। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ। प्राक्कलन समिति का गठन किसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं बोथ द हाउसेस, बी द राज्यसभा, सी द लोकसभा, डी नन ऑफ दीज। 21st का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोकसभा। एस्टिमेट कमेटी के सारे मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं और ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। इसमें टोटल 30 मेंबर्स रहते हैं इस कमेटी के अंदर। तो 21st का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड एस्टिमेट कमेटी, थर्ड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। तो बताना है आपको कि इन तीनों के तीनों में से फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है। 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों के तीनों ही जो कमेटियां हैं वो फाइनेंशियल कमेटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो पब्लिक अकाउंट हो, एस्टिमेट कमेटी हो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसका आंसर होगा 22वें का ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति, बी एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, सी कमेटी ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, डी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कमेटी ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये जो है स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आती हैं। 23rd का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन सेटअप? निम्नलिखित में से किस पर संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बी गवर्नमेंट अश्योरेंस, सी एस्टिमेट्स, डी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। इस पे ऊपर अभी तक कभी भी कोई पार्लियामेंट्री कमिटीज का सेटअप नहीं किया गया है। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी सेटअप फॉर प्रोबिंग द 2G स्पेक्ट्रम इश्यूज कंसिस्ट ऑफ। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं
आपके ऑप्शन हैं 15 मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 2 हाउसेस, बी 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, सी 18 members from Lok Sabha and 12 members from Rajya Sabha, D 16 members from Lok Sabha and 14 members from राज्य सभा। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकसभा से 20 सदस्य थे और राज्यसभा से 10 सदस्य थे, जो 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए जो कमेटी सेट की गई थी। तो 25th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को, और अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।